नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने समाजशास्त्र के जिस महत्वपूर्ण संबोध के विषय में बात करी थी वो था समाजीकरण। समाजीकरण जिसे सीखने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे सोशलाइजेशन कहते हैं। सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये कहना गलत नहीं होगा कि समाजीकरण ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक सावयव शरीर से सामाजिक प्राणी बनता है। आज हम बात करेंगे उन सोपानों के बारे में, उन स्टेजेस के बारे में जिससे गुजरते हुए एक बालक का समाजीकरण होता है। हालांकि इस बात के विषय में कुछ भी निश्चित तौर से कहना इसीलिए कठिन है क्योंकि हर किसी के जो लर्निंग प्रोसेस है वो डिफरेंट होती है। यानी सीखने की क्षमता सब में भिन्न होती है और साथ ही हर व्यक्ति के अंदर अपनी कुछ विशेष क्षमताएं और योग्यताएं होती हैं जिसके कारण एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में अंतर होता है। फिर भी ये आम तौर पर देखा जाता है कि हर एक व्यक्ति निश्चित ही स्तरों से गुजरते हुए सीखता है और आज हम उन निश्चित स्तरों की ही बात करेंगे जिस पर प्रकाश डालने का प्रयास जॉनसन और पार्सन जैसे विद्वानों ने किया है। तो सबसे पहली अवस्था जिसके बारे में यहाँ बात की जाएगी वो है मौखिक अवस्था। नाम अपने आप में ही स्पष्ट है, मौखिक, जिसे अंग्रेजी में ओरल कहेंगे, यानी मुख से अभिव्यक्त। जैसा बार बार कहा गया कि ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से ही प्रारंभ हो जाने वाली प्रक्रिया है, तो समाजीकरण की प्रक्रिया जैसे ही एक बालक जन्म लेता है वो सीखना शुरू करता है। माँ के गर्भ में सुरक्षित जीवन जीने के बाद उसे स्वयं बाहर आने पर, जन्म लेने के बाद सांस लेनी होती है। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, इन सब की अभिव्यक्ति देनी होती है और इन सब को अभिव्यक्त करने के लिए वो प्रयोग करता है अपने मौखिक हाव भाव का, मौखिक भावों का, यानी कि रो कर के, चिल्ला कर के, हंस कर के वह अपनी बात को अभिव्यक्त कहता है। और चूंकि इस समय परिवार के लिए बालक एक संपत्ति होता है, लेकिन उसका सीधा संपर्क या ज़्यादा संपर्क या यूँ कहा जाए एकता एक बालक की इस अवस्था में अपनी माँ से होती है और शायद इसीलिए ही माँ बालक की हर बात को उसकी मौखिक अवस्था से बड़ी आसानी से पहचान लेती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस अवस्था में बालक और माता मिले हुए होते हैं। परिवार के सदस्य भी बात तो जरूर समझते हैं, लेकिन माँ की अभिव्यक्ति ही अलग होती है और इसीलिए जो बॉन्डिंग बनती है वो शुरू होती है माँ और बालक के बीच में, और वो है सबसे पहली सीखने की अवस्था बालक की, जिसे मौखिक अवस्था के रूप में माना जाता है। बालक हाथ पैर चला करके, रो करके अपनी संवेदनाएं, अपने भावों को अभिव्यक्त करता है, जिसे बाकी परिवारजन भी समझते हैं, लेकिन माँ उसकी अभिव्यक्ति को तुरंत पहचान करके उसे शांत करने का प्रयास करती है। और ये प्रक्रिया मौखिक अवस्था के रूप में बालक की सबसे पहला सीखने का सोपान बन करके सामने आती है, जिसे समाजीकरण की भाषा में मौखिक अवस्था के रूप में जाना जाता है। ये जन्म से लेकर के लगभग 1.5 वर्ष तक चलती है, जब बालक सिर्फ मौखिक रूप से अपनी बात को अभिव्यक्त करता है। लेकिन बार बार कहा गया है ये ताउम्र चलने वाली प्रक्रिया है, तो अब हम बात करते हैं उस अगली स्टेज की जो कि 1.5 वर्ष के बाद प्रारंभ होती है, जिसमें लगभग 2 वर्ष का समय लगता है, 2 से 2.5 वर्ष भी हो जाते हैं, और वो है जिसे हम एनल स्टेज या शौच अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक परिवार का सदस्य तो बन चुका है और सबके लिए अभिव्यक्ति भी देना शुरू कर चुका है, लेकिन फिर भी इस अवस्था में
बालक से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने लिए स्वच्छता के मापदंड पहचानना शुरू कर दे। सुनने में ज़रूर कठिन लगता है, लेकिन यही वो अवस्था होती है जिस समय बालक को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। उसे सिखाया जाता है कि किस तरीके से उसको टॉयलेट को यूज़ करना है और साफ सफाई का ध्यान रखना है। उसे उचित और अनुचित का ज्ञान भी दिया जाता है। इसी अवस्था में उसे इस बात की समझ दी जाती है, सिखाई जाती है कि सही कार्य करने पर उसे प्यार और स्नेह मिलेगा और यदि वो सही नहीं करेगा तो डांट भी मिल सकती है। यानी कि अब बालक परिवार के सदस्यों को पहचानने लगा है और उनके व्यवहार से प्रभावित होने लगता है। वो अपने व्यवहार को पारिवारिक मूल्यों के अनुरूप बनाने लगता है। इसीलिए जीवन की एक जो महत्वपूर्ण अवस्था एक बालक के जीवन में रहती है, वो रहती है टॉयलेट ट्रेनिंग की अवस्था, जिसे शौच अवस्था या एनल स्टेज के नाम से जाना जाता है। भारतीय समाज में लगभग 1.5 से 2 वर्ष तक इसकी आयु मानी जाती है, जब बालक को ये टॉयलेट ट्रेनिंग और क्लीनलीनेस यानी स्वच्छता के विषय में जानकारी परिवार के सदस्यों के द्वारा दी जानी प्रारंभ हो जाती है। तीसरी अवस्था की जब हम बात करते हैं तो उसे हम एडिपल या तदात्मीकरण की अवस्था के नाम से जानते हैं समाजशास्त्रीय शब्दावली में। ये सोपान प्राय 4थे वर्ष से प्रारंभ होकर 12 से 13 वर्ष तक चलता है। शायद यूँ कहना कि यहीं से समाजीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल में आ जाता है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बालक इस अवस्था में पूरे परिवार का सदस्य हो जाता है और परिवार की सभी प्रकार की भूमिकाओं से अब उसका परिचय भी हो जाता है। उसके अंदर यौन भावनाओं का जन्म शुरू हो चुका होता है। इसीलिए उसको लड़के को कैसा व्यवहार करना है, एक लड़की को कैसा व्यवहार करना है, इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। और ये शिक्षा उन्हें अपनी लिंग के अनुरूप व्यवहार करने में, परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार करने में, सामंजस्य बनाने में सहयोग करती है। हालांकि पहले पहले अपने लिंग के अनुसार व्यवहार करना उन्हें इतना आसानी से समझ नहीं आता। वो सामंजस्य कई बार नहीं स्थापित भी कर पाता है बालक, लेकिन ऐसी अवस्था में उसमें ईर्ष्या का भाव जन्म लेने लगता है, लेकिन बाद में इसे वो नियंत्रण करना भी सीख लेता है। पर इसी अवस्था में बालक में एक विशेष प्रकार की मनोवैज्ञानिकों द्वारा चर्चा की गई है कॉम्प्लेक्सेस के डेवलपमेंट की, कि जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जिनके विषय में हम इस अवस्था में पढ़ते हैं, तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स लड़के की उस भावना को कहते हैं जिसमें वो अपनी माँ से अधिक प्यार करता है और उस पर अपना एकाधिकार समझता है। इसके विपरीत इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की भी बात यहाँ पर की जाती है, जो कि एक लड़की अपने पिता से प्रेम के रूप में अभिव्यक्त करती है और उस पर अपना एकाधिकार समझती है। ये बात ध्यान देने की है कि इस अवस्था में बच्चों को यौन भेद का अधिक स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है। उनके लिए मात्र ये एक आकर्षण भी होता है, लेकिन फिर भी समाज में इसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और एडिपल कॉम्प्लेक्स के रूप में देखा जाता है और इस अवस्था को बड़े ही प्रेम और स्नेह के संग में हैंडल किया जाता है, या यूँ कहूँ टैकल किया जाता है। उन्हें समझाया जाता है, उनको उनके बॉडीली डेवलपमेंट्स के विषय में जानकारी दी जाती है, उन्हें उनके जेंडर के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है, उन्हें सिखाया जाता है कि किस प्रकार का व्यवहार उनके लिए करना लाभकारी रहेगा और समाज के द्वारा स्वीकृत रहेगा। और इसी तरीके से जब बालक अपने व्यवहार को करना सीखता है तो वो तदात्मीकरण की एक अवस्था को प्राप्त करता है। एक उसके अंदर एडजस्टमेंट जैसी फीलिंग डेवलपमेंट होने लग जाती है और उसे ये रियलाइज होने लग जाता है कि माँ का स्थान और पिता का स्थान दोनों भिन्न हैं। उनमें विभेदीकरण की प्रवृत्ति जन्म लेने लगती है।
जो कि बालक के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के रूप में जानी जाती है। इस अवस्था से गुजरने के बाद शुरू होता है यौवनारंभ। जी हाँ, और इसी अवस्था को, सीखने की अवस्था को किशोरावस्था के रूप में हम देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक बहुत सारे सोसाइटल चेंजेस, बॉडीली चेंजेस से गुजरता है और जाहिर सी बात है इस अवस्था में बालक स्वतंत्रता की मांग करना प्रारंभ कर देता है। उस सबके संपर्क में आ चुका है, शिक्षण संस्था, फ्रेंड सर्कल, प्ले ग्रुप्स के फ्रेंड्स, पड़ोस, अजनबी, सब उसके संपर्क में धीरे धीरे आने लग जाते हैं और उसके बॉडीली डेवलपमेंट के जो अंदर चेंजेस आते हैं उससे कंट्रोल करने की ट्रेनिंग भी इसी अवस्था में बालक को दी जाती है। उस पर कई तरीके के प्रतिबंध लगाए जाते हैं जिसके कारण बालक कई बार उग्र भाव से भी ग्रसित हो जाता है। इस अवस्था में बालक में लगातार तनाव देखने को कई बार मिलता है क्योंकि उसे सांस्कृतिक आदर्शों और मूल्यों पर चलने के लिए प्रेरित किया जाता है, बाध्य किया जाता है। यहीं पर परिवार की दोबारा एक बार फिर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका सिद्ध होती है क्योंकि इस अवस्था को तूफान की अवस्था भी कहते हैं। बहुत कुछ करना चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है एक किशोर, लेकिन उस स्वतंत्रता की भी अपनी सीमा है। क्या करना समाज उपयोगी है, क्या करना बालक के लिए उपयोगी रहेगा, वो किशोरावस्था का सदुपयोग कर सके, इन सब बातों की जानकारी के लिए आवश्यक रहता है कि उसे वो ट्रेनिंग दी जाए जो कि परिवार के सदस्यों के द्वारा ही दी जा सकती है। और यदि ये ट्रेनिंग इस समय नहीं दी जाती है, यकीनन बालक गलत रास्ते पर चला जाए ऐसी संभावना बढ़ जाती है। धीरे धीरे उसमें सीखने की रुचि जो है अपोजिट सेक्स की ओर अधिक होने लग जाती है। वो अनुभव करने लगता है कि उसे कार्य कैसे करना है। वो ये भी जानता है कि अगर उसने सही काम किया तो उसे अप्रिसिएशन मिलेगा, नहीं किया तो समाज इसका विरोध भी कर सकता है, परिवार इसका विरोध भी कर सकता है। लेकिन इस समय वो एक संघर्ष महसूस करता है कि वो जो चाहे वो करे या जो समाज स्वीकृत मूल्य हैं वो उसका पालन करें। इसीलिए इस अवस्था में बालक परिवार में कम और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, जहां वो अपनी बात कह सकते हैं, उनसे शेयरिंग कर सकते हैं। लेकिन शायद परिवार वालों के बीच वो अपने आप को उतना अच्छे से रिप्रेजेंट ना कर पाएँ, इस भाव से वो ज़्यादा तनावग्रस्त रहते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस अवस्था को संभालने की, ताकि इस किशोरावस्था में संभला हुआ युवक अपनी संपूर्ण अच्छी शक्तियों के संग समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। लेकिन इस अवस्था को अंतिम अवस्था नहीं कहा जा सकता। यानी किशोरावस्था तक आकर के समाजीकरण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है, बल्कि महत्वपूर्ण सोपान के रूप में भले ही हम इसे गिन सकते हैं, पर सीखना उसके बाद भी चलता रहता है। चाहे वो किशोरावस्था के बाद युवावस्था की बात हो, जब वो अपनी नई भूमिकाओं को ज्वाइन करता है, नई परिस्थिति उसके जीवन में आती है और उसके अनुरूप वो विवाह के पश्चात पति बनता है, दामाद बनता है, तब भी वो बालक नए भूमिकाओं को निभाना शुरू करता है। ऑफिस ज्वाइन करता है शिक्षा प्राप्त करने के बाद, वहाँ उसकी नई भूमिका होती है और वहाँ पर भी युवावस्था में बालक अब चूंकि युवा बन चुका है तो उसके अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। किशोरावस्था, युवावस्था के बाद एक व्यक्ति के जीवन की प्रौढ़ावस्था भी सीखने की वो अवस्था है जहाँ नई भूमिकाओं से सामंजस्य करने की प्रेरणा व्यक्ति को प्राप्त होती है। परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, समाज में उसका स्थान बढ़ जाता है, हर क्षेत्र में उसकी एक विशिष्ट पहचान हो चुकी होती है। तब उसके लिए ज़रूरी होता है कि उसके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य इतना विवेकपूर्ण हो कि वो समाज में सहयोगात्मक भूमिका ही निभाए। उसके द्वारा किया गया कार्य ऐसा रहे जो कि ना सिर्फ उसके लिए बल्कि समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी सिद्ध हो। और वृद्धावस्था, जब दादा दादी, नाना नानी जैसी भी पारिवारिक भूमिकाएं उसके पास आ जाती हैं, सोसाइटी में सीनियर सिटीजन्स का डेजिग्नेशन मिल जाता है, तब भी बालक
जो था आज वृद्ध बन करके भी सीखता है। वो ये सीखता है कि अब इस दौर में किस तरीके से उसे अपने परिस्थितियों के संग सामंजस्य बनाना है, ताकि समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके और लोगों के संग श्रेष्ठ अपने ज्ञान के अनुभव को बांटते हुए समाज का एक सुयोग्य नागरिक बन सके। तो समाजीकरण के सोपान और स्तर को हम मौखिक अवस्था से वृद्धावस्था तक सीखने की प्रक्रिया के रूप में बखूबी जान सकते हैं। अब बात करते हैं उन अभिकरणों की, उन संस्थाओं की, उन एजेंसी की जिनसे गुजरते हुए एक बालक इन विभिन्न स्तरों या सोपानों में होता हुआ अपना समाजीकरण करता है। समाजीकरण ताउम्र जब चलता है तो जाहिर सी बात है कि वो किसी न किसी संस्था से जुड़ा हुआ रहता है और कोई न कोई अभिकरण उस समय बालक का या व्यक्ति का समाजीकरण कर रहा होता है। इसलिए अभिकरणों को, एजेंसीज को दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी अभिकरणों या प्राथमिक अभिकरणों की श्रृंखला में हम परिवार को, क्रीड़ा समूह को, पड़ोस को सम्मिलित कर सकते हैं। चूंकि इनसे लंबे समय का रिश्ता रहता है, ड्यूरेशन ऑफ रिलेशनशिप ज़्यादा लंबी होती है, फेस टू फेस रिलेशन होते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक श्रेणी में रखा जाता है। और द्वितीयक श्रेणी में वो संस्थाएं रखी गई हैं जिनसे संपर्क किसी निश्चित कारण से होता है, किसी निश्चित आवश्यकता के लिए होता है और आवश्यकता पूर्ण होने के बाद उससे व्यक्ति अपना संपर्क उसका छूट जाता है या वो छोड़ देता है, लेकिन जब तक वो उससे जुड़ा रहता है वो उसके अनुरूप ही व्यवहार करने के प्रयास करता है, यानी कि सीखता है और समाजीकरण उस अभिकरण के द्वारा उसके जीवन में उतरता है। तो पहले बात करते हैं हम प्राथमिक अभिकरण की, और इस श्रृंखला में पहला अभिकरण, पहली एजेंसी, पहली संस्था जो कि व्यक्ति को ताउम्र अपना बनाए रखती है या वो उससे जुड़ा रहता है, वो है परिवार। जी हाँ, परिवार ही वो प्राथमिक संस्था है जो कि बालक को समाजीकरण से रूबरू करवाती है। रीति रिवाज, त्योहार, प्रथाएं, परंपराएं, संस्कार, मूल्य, इन सब बातों की जानकारी एक बालक को अपने परिवार से ही होती है। संबंध बनाना, संबंध निभाना, इन सब की शिक्षा उसे परिवार से ही दी जाती है और इसीलिए बालक परिवार से ही जो बातें सीखता है उसे हमेशा याद रहती हैं और संस्कृति के हस्तांतरण में भी इसी कारण परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बालक अपनी पिछली पीढ़ी से जो चीज़ें सीखता है उसे अपने व्यवहार में आंतरिकृत करता है और धीरे धीरे अगली पीढ़ी तक उसे पहुंचाता है। इसीलिए प्रेम, सहयोग, सद्भावना, सहिष्णुता, ये मूल्य उसे परिवार से ही प्राप्त होते हैं और इनकी शिक्षा जब एक परिवार में बालक को दी जाती है तो बालक के व्यक्तित्व का एक सकारात्मक विकास होता है, जिससे वह समाज का एक अनुकरणीय और महत्वपूर्ण व्यक्ति बनकर के सबके सम्मुख प्रस्तुत होता है। परिवार के बाद अगर हम प्राथमिक संस्थाओं की बात करें तो हम नाम लेंगे क्रीड़ा समूह का, प्ले ग्रुप का, यानी कि बालक अपने हम उम्र के बीच में आ जाता है, उनके संग रहना पसंद करता है, खेलता है, कभी लड़ता है, कभी दोस्ती निभाता है, कभी कंपटीशन होता है, कभी कोऑपरेशन होता है। सहयोग और संघर्ष मित्र मंडली की एक पहचान होती है, लेकिन इन्हीं के बीच में रह करके अपनी बात को कह पाना और सही बात के लिए अपनी बात का समर्थन करना, दूसरों को भी सही बात के लिए समर्थन करना, वो मित्र मंडली के बीच में रह करके सीखता है। इसलिए प्राथमिक संस्थाओं की श्रेणी में क्रीड़ा समूह को रखा जाता है। पड़ोस भी इसी श्रेणी में रखता है। कहा जाता है ना कि शायद एक बार को परिवार जन देर से आए लेकिन पड़ोस पहले आ जाता है। पड़ोस भी व्यवहार को नियंत्रित करता है। बालक को सही और गलत में भेद करने की प्रेरणा पड़ोसी से भी प्राप्त हो जाती है, जब वो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करके बालक को ये शिक्षा देते हैं कि क्या कार्य करना समाज द्वारा स्वीकृत है
और क्या नहीं उसे करना चाहिए, इस प्रकार की शिक्षा पड़ोस से उसे दी जाती है, वह बालक के समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। द्वितीय श्रेणी में हम उन संस्थाओं को रखेंगे जो कि संस्थाएं बालक किसी विशेष आवश्यकता के कारण अपना जुड़ाव करता है और आवश्यकता पूर्ण होने के बाद उसको छोड़ देता है। इस श्रेणी में अगर हम बात करें तो सबसे पहली संस्था का नाम आएगा, वो है शिक्षण संस्थाएं। बालक शिक्षा प्राप्ति के लिए जैसे ही विद्यालय के संपर्क में आता है, उसका समाजीकरण का विस्तृत रूप, परिष्कृत रूप और ज़्यादा देखने को मिलता है। अनुशासन, प्रेम, सहयोग, आज्ञा पालन, डिसिप्लिन जैसी चीज़ें वो अपने जीवन में विद्यालय से ही, शिक्षण संस्थाओं से जुड़ करके ही प्राप्त करता है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, जिसे हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ के रूप में जानते हैं, एकेडमिक्स के संग बालक के ऑल राउंड डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि आज स्कूल्स में, कॉलेजेस में इन एक्टिविटीज़ के कारण बच्चे अपने टैलेंट को पहचान करके उस दिशा में भी आगे बढ़ करके अपना करियर बना सकते हैं, तो सीखना शिक्षण संस्थाओं में भी उतना ही महत्वपूर्ण एक बालक के लिए बन जाता है कि वह अपने व्यक्तित्व को निखारें, अपनी क्षमताओं को पहचानें और उसके अनुरूप व्यवहार करके अपने श्रेष्ठ गुणों से समाज को लाभान्वित करें। धार्मिक संस्थाओं से भी बालक का जुड़ाव, यूं तो उसके जीवन का ये व्यक्तिगत पक्ष होता है, लेकिन जब भी वह किसी धार्मिक संस्था से जुड़ता है तो उसमें नैतिकता, सच्चरित्रता, कर्तव्य परायणता जैसे मूल्यों का समावेश होता है। शांति, बलिदान, त्याग, ऐसे विचार इन संस्थाओं से जुड़ाव के कारण बालक के अंदर भीतर तक समाहित होते हैं, जो कि समाज में कई बार विपरीत परिस्थितियों में व्यवहार करने में, उसके उग्र स्वभाव को संतुलित करने में सहयोग करते हैं। धर्म व्यक्ति को उचित और अनुचित का ज्ञान देता है और इसीलिए ही बालक का या व्यक्ति का समाजीकरण इस ज्ञान के आधार पर संभव हो पाता है। धार्मिक संस्थाएं भी बालक के समाजीकरण में, व्यक्ति के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हम बात करें अगर राजनीतिक संस्थाओं की, तो ये संस्थाएं भी व्यक्ति के समाजीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है, कहीं ना कहीं उसका संपर्क राजनीतिक संस्थाओं से हो जाता है और इन संस्थाओं के द्वारा वो अपने वास्तविक विचारों का निर्माण करता है। वह ये जान पाता है कि किस तरीके से, किस विचारधारा से उसका जुड़ाव है और उसका पालन करने से वह समाज में, राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, एक सकारात्मक सामाजिक योगदान दे सकता है। तो राजनीतिक संस्थाएं भी व्यक्ति के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़ करके भी बालक या व्यक्ति रीति रिवाज, त्योहार, परंपराएं, गीत, संगीत, इन सब के बारे में जानता है, जो कि जीवन के विविध रंगों और रसों के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। और इन शैलियों के बारे में जान करके वह अपना योगदान देने की समझ विकसित करता है कि किस तरीके से इनका संरक्षण किया जाए, किस तरीके से इनका प्रयोग किया जाए, ताकि वह समाज में सकारात्मक योगदान के रूप में सिद्ध हो सके। आर्थिक संस्थाएं मात्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही नहीं होती हैं, हाँ, जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष जरूर होती हैं, लेकिन वहां पर भी कार्य करना, अपने साथियों के संग व्यवहार करना, उन्हें सहयोग करना और काम के प्रति वो ईमानदारी रखना, ताकि वह योगदान समाज में उसके लिए सकारात्मक सिद्ध हो सके, बहुत ज्यादा आवश्यक है। और इन संस्थाओं के द्वारा ही संभव हो सकता है कि वह आर्थिक संस्थाओं में अपना योगदान दे करके समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा सीख सके। साथ ही साथ विभिन्न व्यवसाय समूह से भी उसका जुड़ाव इसी पक्ष के कारण रहता है कि वह जिस आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिसके संपर्क में आए, उससे सीखे और अपने व्यवहार में परिष्कृत हो करके उसमें परिवारजन करके समाज में अपना योगदान दे सके। तो विभिन्न अभिकरणों के द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति अपना समाजीकरण इस प्रकार से करे कि वह योगदान समाज के लिए, स्वयं के लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक रूप से सिद्ध हो। और शायद इसी कारण से समाजीकरण अपना एक महत्वपूर्ण स्थान व्यक्ति के जीवन में रखता है, जो उसके लक्ष्यों की प्राप्ति में उसको सहायता प्रदान करता है। जीवन के जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं बालक के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा, यदि समाजीकरण के पूर्ण सहयोग के संग उसको वो प्राप्त करने की प्रयास करता है तो यकीनन वह सफलता प्राप्त करता है। अपनी भूमिका को किस तरीके से निभाना है, इसका प्रशिक्षण भी इसके यानी कि समाजीकरण के द्वारा ही एक व्यक्ति को प्राप्त होता है। साथ ही उसमें सामाजिक गुणों का विकास, सामाजिकता का विकास समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही संभव हो सकता है। इसीलिए ताउम्र चलने वाली इस समाजीकरण की प्रक्रिया में बालक मौखिक अवस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक विशेष महत्वपूर्ण गुणों के कारण, समाजीकरण की प्रक्रिया के कारण सीखता है और अपने अंदर उन गुणों को विकसित करता है, जिससे कि वह समाज का एक सकारात्मक, सहयोगी और प्रभावी वह योगदान देने की क्षमता विकसित कर सके कि वह प्रकार्यात्मक सदस्य बन करके समाज के सामने प्रकट हो।